हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 के बारे में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भी इस बार हम कुछ इसको इस तरह से समझें कि हमेशा के लिए याद हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, अगर मैं वो समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक करो। और अगर आपके पास कोई सजेशन है जिससे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं, तो वो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना, ताकि मैं और बेटर आपको समझाने में मदद कर सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 के बारे में। तो पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और the equal protection of the laws within the territory of India। ये है बेयर एक्ट की लैंग्वेज। इसमें ज्यादा समझने वाली बात या जो पिक करने वाले वर्ड्स हैं वो हैं द स्टेट शेल नॉट। तो इसमें पहले स्टेट क्या है वो हमने आर्टिकल 12 में डिस्कस किया ही हुआ है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडीज, जो प्राइवेट बॉडीज भी जिनका ऑपरेशन एंड कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास है, तो उसको स्टेट कहते हैं। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें दो ये फ्रेज आगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में EBL लिख दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें एक चीज जो है हर कोई मिस कर जाता है या फिर मतलब नजरअंदाज कर जाता है, वो ये है कि यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, LAWS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये S का क्या फैक्टर है ये मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पे है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, S लगा के, लॉज within the territory of India, within the territory of India। अब ये इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर आर्टिकल 14 बना है। वो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है, और ये कंसेप्ट आया कहां से है पहले तो हम ये जान ले। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये कंसेप्ट यूके से हमने बोरो किया है, ये वहां से हमारा कंसेप्ट आया है। और इसमें है क्या कि नो पर्सन इज अबव लॉ, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। इवन द प्राइम मिनिस्टर और पुलिस का कोई चाहे कांस्टेबल हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई क्लर्क हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, वो कोई भी हो, वो लॉ से ऊपर नहीं है, वो लॉ से ऊपर नहीं है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो से हैं, ये कंसेप्ट कहां से आया है? ये हमने USA से बोरो किया हुआ है और ये उनका कंसेप्ट है जिसको हम आर्टिकल 14 में पैरेलल इसको भी लेके चलते हैं। और ये क्या कहता है? इक्वल लॉ बी अप्लाइड। ये कहता है सही डिग्री का समझने वाली बात है जो यहाँ पे है, जो छुपा हुआ है और जो क्या है कि सही डिग्री का लॉ जो सा है वो सही डिग्री पर अप्लाई होना चाहिए, सही शख्स के ऊपर सही डिग्री का लॉ अप्लाई होना चाहिए। ये जो एक टर्म है, ये जो टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक जनरल कंसेप्ट है, लॉ फॉर ऑल के इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए जो लॉ है वो एक बराबर होना चाहिए, सबके लिए लॉ जो है वो बराबर हो और लॉ के अंडर वो सभी बराबर काउंट होते हैं। तो ये जनरल है, तो ये आर्बिट्रेरी पे है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये स्पेसिफिक आ जाता है, ये स्पेसिफिक आ जाता है। यहां से वो लॉज जो मैंने बोला था, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि स्पेसिफिक करा जाता है कि हर किसी के लिए अलग अलग, उनकी जो कम्युनिटी के उसके लिए अलग अलग लॉ होना, तो इसलिए इधर लॉज का वर्ड यूज होता है। ये कैसे है आइए इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा तो आपको ये लॉज का कंसेप्ट और ये स्पेसिफिक होना ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि जो रूल ऑफ लॉ है कि भी लॉ सुप्रीम है, वो ही चलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। इक्वालिटी बिफोर लॉ में लॉ इज सुप्रीम को लिया जाता है।
लेकिन इधर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये कहा जाता है कि वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर गवर्नड, ऑल आर इक्वल फॉर लॉ। लॉ के आगे इन दोनों को जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल मिलना है, इसमें ये बताया गया। अब हम समझते हैं कि भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में जो एस कंसेप्ट है, स्पेसिफिक है। ये कैसे स्पेसिफिक है ये मैं समझा रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, एक सेंटेंस है, ये आप जरूर, आप आर्टिकल 14 को अगर समझ रहे हैं तो ये जरूर अपने नोट्स जहां बना रहे हैं एक ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, वो है चिल्ड्रन बी गिवन फूड। ये लाइन आप जरूर लिख लो, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। चिल्ड्रन बी गिवन फूड, सभी बच्चों को खाना मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में बीच में स्कीम चल रही है, जो अभी भी चल रही है, कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनको जौन सा है वो खाना, दोपहर का खाना, मील्स वहां पे मिले। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी बच्चों को खाना मिले। ठीक है, अभी इस लाइन को मैं थोड़ा सा और तरीके से इसको इलेबोरेट करता हूं। चिल्ड्रन बी गिवन फूड, चिल्ड्रन बी गिवन फूड, लेकिन दोबारा से चिल्ड्रन बी गिवन फूड अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, या उनका जितना हंगर है, अकॉर्डिंग टू देयर डाइट और हंगर, ये हो जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें यहां पे लॉ ये कह रहा है कि जौन सा अगर सरकारी स्कूल के अंदर कोई फर्स्ट क्लास में जो बच्चा है उसको भी खाना मिले, 5th क्लास वाले को भी मिले और 10th क्लास वाले को भी मिले, लेकिन इन सब की जो सी भूख है वो अलग अलग होगी। तो उसमें अगर हम बाइफरकेट करते हैं कि भी फर्स्ट क्लास तक के बच्चों को इतनी क्वांटिटी का खाना मिलेगा, 5th क्लास के बच्चे को इतनी क्वांटिटी का खाना मिलेगा, और जो से 9th या 10th क्लास के बच्चे हैं उनको इस क्वांटिटी का खाना मिलेगा, उनकी डाइट के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि इधर बच्चे ने 1 रोटी खानी है, इस बच्चे ने 3 रोटियां खानी है। अगर हम किसको आर्बिट्रेरी कर देंगे, जनरल कर देंगे, तो ये जनरल हो जाएगा। चिल्ड्रन बी गिवन फूड, और ये देखो मैंने स्पेसिफिक कर दिया, अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब लॉज का एस के बारे में, फैक्टर की बात करते हैं, कि यही कहता है अगर ये कानून कर दें कि भी जो फर्स्ट या सेकंड तक के बच्चे हैं उन सबको 1 रोटी, इतना क्वांटिटी का चावल और इतनी दाल मिलेगी, और सेकंड से लेके 5th 6th तक के बच्चों को 2 रोटियां, इतनी, इससे ज्यादा क्वांटिटी का चावल और इतनी दाल मिलेगी, और 6th से ऊपर और 10th तक के बच्चों को एक ब्रैकेट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल है ये मैं कोट कर रहा हूं, कि इनको 3 रोटियां, इतनी इस क्वांटिटी का चावल और इतनी सब्जी मिलेगी, इतनी दाल या इतनी दाल मिलेगी, तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो ये सबके लिए अलग अलग बाइफरकेट हो गया, ये डिफाइन हो गया, तो ये हो गया लॉज, इसको करते हैं समझने के लिए। अब जैसे कि ये हमारे को समझ में बताता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में, इसके सोल को और समझने के लिए कि भी ये क्यों, ऐसा क्यों है। वो तो कह रहा है कि भी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी को एक बराबर कर दिया। जैसे कि उसको समझने की ये नेगेटिव अप्रोच है और ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। ये पॉजिटिव अप्रोच क्यों कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में, और इसको नेगेटिव क्यों लिया जाता है, इसको थोड़ा सा मजेदार तरीके से अब हम सीखते हैं। सपोज कीजिए कि एक बहुत सुंदर लड़की है और 3 लड़के उसको प्रपोज करना चाहते हैं। एक लड़का बहुत ही गरीब है, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तीनों लड़के एक ही लड़की को पसंद करते हैं और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भी मैं इस लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूं थ्रू बाय गिविंग अ चॉकलेट, या फिर एक रिंग देकर मैं इसको प्रपोज करना चाहता हूं। तो जो गरीब घर का लड़का है वो एक चॉकलेट लेता है जो 100 रुपए की आती है, और 1000 रुपए की रिंग आती है, वो उसको लेकर जाता है और उसको जाके प्रपोज करता है। और उसके बाद मिडिल क्लास वाला लड़का वही 100 रुपए की चॉकलेट लेता है और फिर 1000 रुपए की रिंग लेता है और जाके उसको प्रपोज करता है। और जो बहुत अमीर लड़का होता है वो भी जाके 100 रुपए की ही चॉकलेट लेता है और जाकर वही 1000 रुपए की रिंग लेके जाके वो प्रपोज करता है। तो क्या हुआ कि भी जो सा गरीब घर का लड़का था उसने उतना करने के लिए उसको कितना कमाना पड़ा। मिडिल क्लास वाले ने तो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से कर लिया और रिच वाले के पास तो सरप्लस था। तीनों ने काम एक ही किया, ठीक है, तीनों ने काम एक ही किया, लेकिन एफर्ट्स अलग अलग थे। तो इसमें हमारे को यहां से समझ में आएगा कि भी ये
पर जो सी सिंसेरिटी है, एफर्ट्स है जो से वो नजर नहीं आ रहे कि भी एक गरीब घर के लड़के ने कैसे किया, मिडिल क्लास ने कैसे किया, और एक अमीर घर के लड़के को कितना आसान हो गया। तो ये जनरल हो गया कि भी आगे कंसेप्ट है। लेकिन बाइफरकेट करना हो तो यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव को कैसे, इसमें एग्जांपल आ जाती है टैक्स। टैक्स का जैसे स्लैब्स होते हैं, अलग अलग स्लैब्स बने होते हैं कि जिन्होंने 1 से 2 लाख रुपए कमाते हैं उनको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, उनको टैक्स माफ है। जैसे 2 लाख से ऊपर के से 3 लाख के बीच में इतना परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, 3 से 5 का इतना ब्रैकेट का टैक्स देना पड़ेगा, 5 से 10 का इतना ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक कर दिया, यहाँ पे जनरल कर दिया। यहाँ पे जब जनरल कर दिया तो सभी के एफर्ट्स बराबर नजर आने लग गए कि भी नहीं, सबका आगे एंड रिजल्ट जो है वो बराबर हो गया। यहाँ पे टैक्स की बाइफरकेशन करके अलग अलग लॉज के अलग अलग स्प्लिट्स आने के बाद तो ये जो सा है ये इक्वल ट्रीटमेंट हुआ, कानून की तरफ से उनको इक्वल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हम एथलेटिक्स मीट में देखते हैं, इसको दोबारा से समझने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एथलेटिक मीट्स होते हैं। तो ये जैसे विनिंग लाइन है, अब एक रनर ने यहां से दौड़ना है और इस सर्कल को कंप्लीट करना है, सेकंड ने यहां से दौड़ना है और इसको कंप्लीट करना है, थर्ड का सर्कल ये इन्होंने अपने सर्कल में है। अब सभी को अगर एक जगह से स्टार्ट कर देंगे तो ये जो छोटे सर्कल वाला ये तो जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे, और जो सेकंड जो रो में जो दौड़ेगा उसको ज्यादा और से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो तीसरा उसको ज्यादा और करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, फिर ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें क्या किया कि इसका जो स्टार्ट है वो यहां से दिया, लेकिन जो सेकंड गोले में दौड़ रहा है उसको हमने स्टार्ट थोड़ा उसने यहां किया, इसको थोड़ा सा और आगे से स्टार्ट दिया ताकि इसको भी डिस्टेंस सेम ट्रैवल करने को मिले, और इस जो बड़े रिंग में घूम रहा है उसको और आगे से स्टार्ट दिया, ताकि इसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो यहाँ पे क्या किया कि भी लॉज अलग अलग कर दी उनके लिए, इसके लिए यहां से लॉ स्टार्ट कर दिया, इसके लिए कि भी यहां से स्टार्ट करना है ये लॉ रख दिया, और इधर के लिए, और जो उनका फिनिशिंग पॉइंट है वो सेम रहा। इससे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और इसकी एक और अच्छी एग्जांपल समझने के लिए, जैसे हम ट्रेन की टिकट लेने जाते हैं तो अगर हम बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ है जी, सभी को ऐसे धक्का मुक्की ना करो, सभी जने एक लाइन में खड़ जाओ, ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर हम इसको इसी में अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को इंक्लूड करें तो ये हो जाएगा कि जी जेंट्स की लाइन अलग कर दो, ओल्ड पर्सन की लाइन जो 60 एंड अबव है उनकी लाइंस अलग कर दो, और अगर कोई लेडीज आती हैं तो उनकी लाइन अलग कर दो। हमने बाइफरकेट कर दिया, हमने इसमें इनको बाइफरकेट कर दिया, तो यहां से हमारा जो सा है ये क्लियर हो जाता है कि भी नहीं, हाँ कि भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये आ जाते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल जो से आर्टिकल 14 के लिए जो मैं कोट करूंगा ये आप जरूर नोट कर लें, जो सी है वो है, एक है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1978 में केस हुआ था, इसको जरूर आप स्टडी करें। और एक केस और मैं बताना चाहूंगा, वो है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, 1981 का केस है। ये दो केसेस एक बेस्ट सूटेड एग्जांपल है आर्टिकल 14 को समझने के लिए। तो ये हो गया कंसेप्ट इसका आर्टिकल 14 का। मैं उम्मीद करता हूं कि भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश करी है, जो वो आपको पूरी समझ में आया होगा और आर्टिकल 14 समझाने में कामयाब हो गया होगा। थैंक यू।